लाते हैं ढेरों खुशियाँ जीवन में और संबंधों में भरते हैं प्यार। इनसे बन जाता है जीवन का हर क्षण एक उत्सव और एक उपहार। नई उमंग और प्रसन्नता की बहार हैं सभी त्योहार। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। आप सभी को लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं। आज लोहड़ी का पर्व है और इस पर्व का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार को हर वर्ष मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार उत्तर भारत के किसानों के लिए बेहद महत्व रखता है। लोहड़ी के दिन प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन अग्नि प्रज्वलित कर उसमें तिल, मूंगफली, रेवड़ी, गुड़ आदि अर्पित किए जाते हैं, जो कृतज्ञता, समृद्धि और नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी के पर्व पर अग्नि में न सिर्फ ये सब अर्पित किया जाए, बल्कि जीवन की नकारात्मकता भी उसमें नष्ट हो जाती है, जिससे अपने जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में पर्व या उत्सव मनाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यही हमारे जीवन में नई ऊर्जा लेके आते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाए, तो अपने जीवन से नकारात्मकता को मिटाना होगा और इसका आरंभ होना चाहिए हमारे विचारों से, क्योंकि विचार ही वो ऊर्जा स्रोत है जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, साहस मिलता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जागिए, उठिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जीवन में प्रसन्नता भी देता है और नई उमंग भी। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपके रास्ते कठिन हैं, वे अत्यंत दुर्गम भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि कठिन मार्गों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। Arise, awake, and strive to attain your goal. The path may be difficult and extremely challenging, but scholars affirm that true success is achieved only by walking such arduous paths. आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्वरूप देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है जागेश्वर धाम, जो कुमाऊं की काशी और पांचवा धाम इस रूप में पूजनीय है। ये धाम ऋषियों के लिए सदा से ही साधना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के शिलालेख में संस्कृत भाषा और धार्मिक परंपराओं के साक्ष्य हैं। इस स्थान को विश्व मंच पर का गौरव माना जाता है और आज भी न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि इतिहास प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए देख लेते हैं जागेश्वर धाम पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित जागेश्वर धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला प्राचीनतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैव तीर्थों में से एक है। इसे कुमाऊं का काशी और पांचवा धाम भी कहा जाता है। यह स्थल अपने ऐतिहासिक
धार्मिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही यह स्थान तपस्या और साधना के लिए उपयुक्त माना गया। जागेश्वर मंदिर समूह के निर्माण की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती, परंतु मंदिरों की दीवारों तथा स्तंभों पर 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की विभिन्न अवधियों के लगभग 25 शिलालेख उत्कीर्ण पाए गए हैं। ये शिलालेख मुख्यतः संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अंकित है, जो उस समय की भाषा, लेखन शैली तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि 4वीं एवं 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जब भारत में गुप्त सम्राटों का शासन था, उसी काल में कुमाऊं क्षेत्र पर एक स्वतंत्र राजवंश कत्यूरी शासन करता था। कत्यूरी शासकों ने इस क्षेत्र में शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा जागेश्वर धाम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार जागेश्वर मंदिर समूह गुप्तोत्तर तथा पूर्व मध्यकालीन काल से संबंधित है। ये मंदिर 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि में निर्मित हुए। कत्यूरी राजा शालिवाहन देव के शासनकाल के दौरान इन मंदिरों का नवीनीकरण किया गया था। मुख्य मंदिर परिसर में मुंड राजाओं से संबंधित एक शिलालेख है, जो जागेश्वर धाम के प्रति उनकी गहरी भक्ति और संरक्षण को दर्शाता है। ऐसा बताया जाता है कि कत्यूरी राजाओं ने जागेश्वर मंदिरों के रखरखाव के लिए मंदिर के पुजारियों को गांव का दान भी किया था। इसके पश्चात कुमाऊं के चंद राजाओं ने भी जागेश्वर मंदिर समूह के संरक्षण और देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जागेश्वर धाम भारतीय संस्कृति, धर्म और कला का अद्वितीय संगम है। यह स्थल शिव भक्ति, स्थापत्य कला और हिमालयी प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत दर्शन कराता है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। जागेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्राचीन सभ्यता, शैव परंपरा और स्थापत्य कला का जीवंत प्रमाण है। कत्यूरी और चंद राजाओं के संरक्षण में विकसित यह मंदिर समूह आज भी अपनी आध्यात्मिक गरिमा और ऐतिहासिक विरासत के साथ श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करना, ईश्वर की भक्ति करना और पर्व मनाना, ये सभी हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उमंग भरता है। कहते हैं यदि भीतर का उत्साह समाप्त हो जाए तो बाहर के समस्त उत्सव व्यर्थ लगने लगते हैं। इसीलिए अपने जीवन में आंतरिक उत्साह और आशा बनाए रखना अति उपयोगी होता है और इसी के लिए हमारे जीवन में पर्वों का विशेष महत्व है। इसलिए हर पर्व को पूरे मन से आनंदित होकर मनाना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है
यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। सर्दियों में हृदयाघात के मामले भी बढ़ने लगते हैं। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली के कारण हृदय का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हृदय रोग स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने उभर रहा है। हृदय रोगों से बचाव के लिए किस प्रकार के बदलाव जीवन शैली में करने चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे सर्दियों के मौसम में भी आपका हृदय स्वस्थ रह सके, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि अब युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, दिल का दौरा, ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। कई कारक हैं जो हमारे हृदय को प्रभावित कर सकते हैं और हृदय की बीमारियों की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उच्च रक्तचाप, अधिक वजन या मोटापा, रक्त में शर्करा का अधिक स्तर या मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर, वसा युक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम न करना, तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करना और तनाव, ये सभी कारक हृदय पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और समस्या का कारण बन सकते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इन चीज़ों को चेक रखना है। हमें निकोटीन, तंबाकू वगैरह किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करनी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम नहीं लीड करेंगे, इसीलिए हमें एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है कि हम देखें कि हम स्लीप एपनिया तो हमें नहीं है, कहीं हमें खर्राटे रात को तो नहीं आते हैं और एडिक्वेट रेस्ट मिलता है रात को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से हमें हृदय रोग से रख रखाव हो सकता है और बचाव हो सकता है। हमें डायग्नोसिस भी अर्ली करनी पड़ेगी। अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारे और अगर हम हाईली स्ट्रेसफुल जॉब में हैं, देखिए तनाव एक ऐसी चीज़ है जो कि गुड और बैड दोनों हैं। जो बैड स्ट्रेस होता है वो हृदय गति को हाई रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर करेगा, हृदयाघात कर सकता है और स्ट्रोक कर सकता है। हृदय मांसपेशियों से बना एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है और शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचारित करता है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होने पर व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो सकता है। हृदय रोग के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए भविष्य में हृदय रोग से बचाव करने के लिए उन कारकों को दूर करना आवश्यक है जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 2, डाइट का विशेष ध्यान रखना है। हमें यह ज़रूर देखना है कि हम स्वीट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्ट है, इसका एक्सेस ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 जिस चीज़ को हमें ध्यान रखना है वो है नियमित रूप से योग करना और मेडिटेशन करना। 30 साल की उम्र के लोगों को हृदयाघात हो रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बचाने हैं। और हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, इससे हमें बिल्कुल बचना है। हृदय रोग के खतरे को पहचानना जरूरी है। यदि आपको ये समस्याएं नहीं है लेकिन आपका वजन अधिक है, आप व्यायाम नहीं करते, अधिक तैलीय भोजन खाना पसंद करते हैं या अधिक तनाव में रहते हैं, तो आप हृदय रोग की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए। आज से ही जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं इसका ध्यान रखें। शारीरिक सक्रियता बनाएं, अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं और हृदय की सही देखभाल करें, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जीवन शैली में कई तरह के बदलाव करना उपयोगी हो सकता है। जब बात आती है हृदय रोग के कारकों की, यानी कौन से कारक इसके खतरे को बढ़ाते हैं, तो उसमें अधिक वजन अर्थात मोटापा एक बड़ा कारण है, जिससे न सिर्फ हृदय रोग बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है और ये कारण बनता है कई रोग होने का। ये कहा जाता है कि मोटापा अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार भी है। यदि आप अपने वजन को नियंत्रित रखते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपके वजन को नियंत्रित रखने के लिए अर्थात मोटापे से बचाव में उपयोगी हो सकती हैं। आज हम ऐसे 3 आसन का अभ्यास करेंगे जो हमारी वेट को मैनेज करने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला आसन है वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन 2 करने के लिए अपने दोनों पैरों को लंबी दूरी से फैला लेंगे। अपने राइट फीट को राइट साइड खोल लेंगे और अपने राइट नी को फोल्ड करेंगे, जैसे अपने एंकल और हमारा नी दोनों एक लाइन में आना चाहिए। अपने हाथों को शोल्डर लेंथ पे खोल देंगे और अपने राइट हैंड की उंगलियों पर नजर डालें और ये पोस्चर हम यहाँ होल्ड करेंगे। धीरे से अपने हाथों को और अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। राइट पैर को अंदर मोड़ देंगे और ये सेम आसन हम लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। दूसरा आसन है फलक आसन। फलक आसन करने के लिए हम ऑल 4 की स्थिति में आ जाएंगे। अपने हाथों की हथौली एक पांव ऊपर, अपने दोनों पैरों को पीछे एक्सटेंड करेंगे। अपने पाम्स और शोल्डर्स एक लाइन में होने चाहिए, नजर नीचे की ओर, और ये पोजीशन होल्ड करेंगे। धीरे से अपने घुटनों को नीचे रखेंगे, ऑल 4 पोजीशन में आके फलक आसन को रिलीज करें। तीसरा आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए हम एक साइड पे मुड़ जाएंगे और अपनी पीठ पे आ जाएंगे। अपने दोनों घुटनों को मोड़ देंगे, अपनी हील्स और अपने हिप्स पास में रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने हिप्स उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे ये पोस्चर। धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने हिप्स को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को खोलकर रिलैक्स करेंगे और एक साइड मोड़कर ऊपर उठ जाएंगे, सीटेड पोस्चर। ये थे 3 आसन जो हमें हमारे वेट को मैनेज करने में मदद करते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। दिन की शुरुआत सही होना ज़रूरी है अगर वेट मैनेजमेंट चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य चाहते हैं। सवेरे उठते ही थोड़ा सा गर्म पानी जो ज़रूर पी लें, यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी पी लें, और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू डालकर, यानी नींबू पानी पी लें, जिसमें थोड़ी सी हल्दी हो, सूंठ हो और आंवला का पाउडर हो, तो स्वास्थ्य सही रह सकता है। और ज़रूरी है कि उससे वेट भी कम होगा ही। और अब वेट कम करने के लिए दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अच्छी नींद। तो रात का जो खाना है वो जल्दी खा लेना चाहिए। 7 बजे तक अगर आप खाना खा लो और फिर 10:30 11 बजे सो, तो शरीर को आराम मिलेगा, और शरीर को आराम मिलेगा तो वेट कम होगा, क्योंकि रात को ही हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं। शरीर को जो नहीं चाहिए वो हटाने में रात को ही मदद मिलती है, तो वहाँ ध्यान दिया जाए। दिन में फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी शरीर को धूप देना ज़रूरी है। ये सब स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, तो वेट अपने आप मैनेज होता है। ध्यान रखिए। नमस्कार। बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य अपने जीवन में बनाते रहिए और उनके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। यही छोटे छोटे कदम आपको आपके लक्ष्य में सफल बनाएंगे, आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। सफल होने पर हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है कि अपनी असफलताओं से सीख ली जाए,
क्योंकि यही सीख हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर से प्रेरणा देती है और उस मार्ग पर जहाँ जाना है वो भी मार्ग प्रशस्त करती है। जिस प्रकार से अपने जीवन में लक्ष्य बनाना उपयोगी है, उसी तरह नए ज्ञान को सीखते रहना भी उपयोगी होता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन गतिमान रहता है। संस्कृत पाठशाला में चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। यदि हमें कहना हो क्या घर का सब कार्य समाप्त हो गया, तो इसे संस्कृत में पूछेंगे सर्वं गृहकार्यं समाप्तं किम। सर्वं गृहकार्यं समाप्तं किम, लगभग समाप्त ही है, यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे प्रायः समाप्तम एव। प्रायः समाप्तम एव। 2-3 दिन दिखाई नहीं दी। द्वित्राणि दिनानि न दृष्टा। द्वित्राणि दिनानि न दृष्टा, मैं माँ के घर गई थी। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम मातृगृहं गतवती आसम। अहम मातृगृहं गतवती आसम, मैं भी बच्चों के साथ घूमने जाऊंगी। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा अहम अपि बालैः सह भ्रमणार्थं गमिष्यामि। अहम अपि बालैः सह भ्रमणार्थं गमिष्यामि, क्या इधर कभी स्मृति मिली थी। यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे एषु दिनेषु स्मृतिः मिलितवती किम। एषु दिनेषु स्मृतिः मिलितवती किम, परसों ही भेंट हुई थी। परह्यः एव मिलितवती। परह्यः एव मिलितवती, यह उसके कार्यालय से लौटने का समय है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे कार्यालयतः तस्याः प्रत्यागमनस्य समयः एषः। कार्यालयतः तस्याः प्रत्यागमनस्य समयः एषः, मेरा भी बहुत काम है। ममापि बहु कार्यम् अस्ति। ममापि बहु कार्यम् अस्ति, अतिथि आए हुए हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अतिथयः आगताः सन्ति। अतिथयः आगताः सन्ति, मेरे पति बहुत बढ़िया हलवा बनाते हैं। यदि यह वाक्य कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम पतिः स्वादिष्टं संयावं पचति। मम पतिः स्वादिष्टं संयावं पचति, संयावः अर्थात हलवा। यदि कहना हो तुम भी मेरे घर आओ, तो संस्कृत में कहेंगे त्वम अपि मम गृहम् आगच्छ। त्वम अपि मम गृहम् आगच्छ, थोड़ी चीनी लेते आना। यदि यह कहना हो तो कहेंगे किंचित शर्करां स्वीकृत्य आगच्छ। किंचित शर्करां स्वीकृत्य आगच्छ, ठीक है लाती हूँ। यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे अस्तु आनयामि। अस्तु आनयामि। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत् नमो नमः। जीवन में निरंतर कुछ सीखने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को दिशा देती है, सही दशा में लेकर आती है। जीवन को, इसके हर दिन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए और इसका अर्थ ये है कि हर पल में खुशी, कृतज्ञता और अर्थ खोजना चाहिए, न कि सिर्फ एक विशेष अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और इसके लिए अपने मूल्यों के साथ जुड़ना, छोटी छोटी बातों की सराहना करना और अपने आसपास हो रहे चमत्कारों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे हर साधारण दिन भी विशेष बन जाते हैं और जीवन बन जाता है एक सतत उत्सव। इसलिए अपने जीवन के हर पर्व को, हर पल को, हर क्षण को एक उत्सव की तरह जिएं, क्योंकि जीवन
जो शेष है बस वही विशेष है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।